everybody, how are you all? My name is Surbhi Srivastava and welcome to our YouTube channel. Guys, हाल ही में एक मूवी का फर्स्ट लुक आउट हुआ है जिसकी बहुत सराहना की जा रही है और वो मूवी है एमरजेंसी। एक्चुअली में एमरजेंसी 1975 में लगाई गई थी, ये उस पर आधारित फिल्म है। ये एमरजेंसी क्यों लगाई गई थी, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल रीजंस थे, इसको समझेंगे और कब कब ये एमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो अगर हम ये समझें कि एमरजेंसी कब लगाई जा सकती है तो इसके लिए हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 समझना पड़ेगा, जो कि कहता है कि एन एमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ इंडिया सिक्योरिटी इज थ्रेटेन्ड बाय वॉर, इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर इन वजह से इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेटन होती है तो एमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो 1975 में ऐसा ही हुआ था। 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से एमरजेंसी लगी थी। वैसे तो आमतौर पर सबको एमरजेंसी पर केवल 1975 की एमरजेंसी पता होगी। वैसे तो एमरजेंसी 2 बार और भी लग चुकी है, जो कि 1962 और 1971 में लगी थी। 1962 और 1971 में जो एमरजेंसी लगाई गई थी वो तो वॉर की वजह से लगाई गई थी, पर 1975 में जो एमरजेंसी लगाई गई थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के वजह से लगाई गई थी। एक्चुअली में तब इंडिया में पॉलिटिकल क्राइसिस आ गई थी जो कि कांग्रेस सरकार में हुआ था। तो ये रातों रात इंदिरा गांधी द्वारा एमरजेंसी क्यों लगा दी गई, क्या रीजन से, ऐसी क्या सिचुएशन हो गई कि 25 जून की रातों रात ये एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। आज हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि इसके पीछे क्या पॉलिटिकल रीजंस रहे। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा एमरजेंसी लगाई गई थी। इस दिन को ब्लैक डे के रूप में भी याद किया जाता है। इसी दिन देश का सबसे खराब दिन माना जाता है। एमरजेंसी के लगने के पीछे कई सारी घटनाएं थीं जिस वजह से एमरजेंसी लगाई गई थी। तो एमरजेंसी के सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझते हैं। एमरजेंसी का सीक्वेंस ऑफ इवेंट 1969 में स्टार्ट हुआ था। तब कांग्रेस पार्टी पावर में भी थी। तब 4-5 ईयर का जो प्लान था वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तभी 1969 में कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती है कि 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्राइवेट बैंकों से उनके बैंकों की ओनरशिप ले ली जाएगी। जैसे बाय द वे आपने किसी कंपनी में शेयर ले रखे हैं और उस कंपनी की ओनरशिप किसी और के हाथ चली जाए और आपके शेयर डूब जाएं तो आपको कैसा लगेगा? सीधी सी बात है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बहुत सारे बिजनेसमैन जैसे JRD टाटा और इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, इन सब ने इस जो नेशनलाइजेशन है इसका अपोज किया। तभी 18 जुलाई 1969 को यह निर्णय लिया जाता है कि इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया जाएगा। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पार्लियामेंट सेशन जो है 23 जुलाई से शुरू होने वाला है और प्रेसिडेंट जो है ऑफिस को 20 जुलाई तक छोड़ने वाले हैं। तो ऑर्डिनेंस को जल्दबाजी में बनाया जाता है और इसे ओवरनाइट ही पार्लियामेंट सेशन के पहले प्रेसिडेंट के द्वारा इसमें साइन करा लिया जाता है। इससे आप समझ ही सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इसे कितना ज़रूरी समझती थी। तभी इंदिरा गांधी की तरफ से जस्टिफिकेशन दी जाती है कि बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया जाएगा तो इससे बैंक देश के कोने कोने तक पहुंचेगी और इससे गरीब आदमी भी इसकी सुविधा प्राप्त कर सकता है। पर इससे बैंक के जो शेयर होल्डर्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो एक बैंक थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसके एक शेयर होल्डर जो कि रुस्तम सिंह कूपर थे, वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाते हैं। इस डिसीज़न को लेकर इससे सुप्रीम कोर्ट में उन्हें छोटी सी जीत हासिल होती है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करता है कि ये जो लॉ है सरकार का, वह डिस्क्रिमिनेट कर रहा है 14 बैंकों के खिलाफ और यह शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अनफेयर है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ से शुरू होती है इंदिरा गांधी सरकार और कोर्ट की बैटल। आपको क्या लगता है कि कोर्ट ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर गवर्नमेंट? मेरे हिसाब से तो कोर्ट ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। वैसे इन दोनों के बीच में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट चलती ही चली आ रही है, एक दूसरे को ओवर पावर करने की। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको रिजेक्ट किया तो इंदिरा गांधी सरकार ने अगले ही साल एक नया अमेंडमेंट ले आई और इस अमेंडमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया। इसी तरह एक और किस्सा हुआ इंदिरा गांधी सरकार और सुप्रीम कोर्ट को लेकर।
प्रीवी पर्स का है। एक्चुअली प्रीवी पर्स एक पेमेंट हुआ करती थी जो रॉयल फैमिली को दी जाती थी, प्रिंसली स्टेट को दी जाती थी। इंडिया में एक टाइम पर यह पेमेंट जो प्रीवी पर्स को दी जाती थी, क्योंकि सरकार ने जब सारी प्रिंसली स्टेट को यूनाइटेड किया इंडिया बनाने के लिए, तो यह कंडीशन रखी गई थी कि वह रूलिंग जो भी फैमिली है उनको कुछ पेमेंट देगा, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ पेमेंट दी जाएगी। पर इंदिरा गांधी को यह स्कीम पसंद नहीं आ रही थी, तो इनकी सरकार ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसका जो कि प्रीवी पर्स को ख़त्म करने के लिए था, लेकिन यह बिल राज्यसभा में पास ही नहीं हुआ। तो इंदिरा गांधी सरकार ने एक नई तकनीक अपनाई। उन्होंने घोषणा की कि प्रिंसली स्टेट को आज से रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा। तो जब प्रिंसली स्टेट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाएगा तो उन्हें पेमेंट भी नहीं दी जाएगी। एक बार फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड किया जिसमें यह क्लियरली कहा गया कि प्रीवी पर्स को हटा दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को बदल दिया गया। यह 1971 में हुआ था। तो यही कुछ पॉइंट थे जिस वजह से एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए मतलब पॉइंट होते थे, यही कुछ टॉपिक्स थे। तो इन घटनाओं से रॉयल फैमिलीज बहुत नाराज़ थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करने की सोची, पर प्रोटेस्ट का तरीका उनका कुछ अलग था। उन्होंने सोचा कि वह चुनाव लड़कर प्रोटेस्ट जीतते हैं कि चुनाव जीत गए। तो इसके अगेंस्ट नवाब पटौदी मतलब मंसूर अली पटौदी, सैफ अली खान के जो फादर हैं, उन्होंने गुड़गांव से इलेक्शन लड़ा, पर उन्हें 5% वोट भी नहीं मिले, तो वो हार गए। लेकिन दूसरी तरफ एक और रॉयल फैमिली थी जो कि विजय राजे सिंधिया, उनके बेटे माधव राय सिंधिया, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वे 1971 के इलेक्शन जीत भी गए। सिंधिया फैमिली आज भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी दोबारा चुनाव जीत गईं और इस बार बहुत ही डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। इनके अंदर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। कहा जाता है जो अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स थे और कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो इंदिरा गांधी यह देखकर चयन करती थी कि कौन उनके सबसे ज़्यादा करीब है, कौन उनके हिसाब से काम करेगा। 1971 वह साल भी था जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी चल रहा था, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी भी अस्त व्यस्त थी और महंगाई भी चरम पर थी। उसी समय कांग्रेस पार्टी इतनी पावरफुल बन गई कि उनके अंदर अब करप्शन भी देखने को मिल रहा था। इंदिरा गांधी के खुद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने यह पॉइंट आउट किया था कि करप्शन बढ़ता जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन की और भी बुरी हालत हो गई थी। 1974 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो कि चीमन भाई पटेल थे, उनका एक बहुत बड़ा घोटाला भी सामने आया था और उन्हें चीमन चोर के नाम से भी बुलाया जाने लगा था। सड़कों पर आकर नागरिकों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, बसों को जलाया गया, दुकानों को लूटा गया। इसे नवनिर्माण मूवमेंट कहा जाने लगा। जनता, गुजरात की जो जनता थी उसकी यह डिमांड थी कि गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए। मतलब जो गुजरात के स्टेट गवर्नमेंट जो भी थे उनका इस्तीफ़ा चाहिए था। इस पर इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने गुजरात के जो स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। गुजरात की बात तो ये रही, लेकिन इसी ईयर बिहार में भी ऐसा ही मूवमेंट की शुरुआत हुई जिसमें स्टूडेंट के द्वारा ऐसे ही मूवमेंट की शुरुआत की गई जिसे लीड किया गया जेपी नारायण द्वारा। और इस प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंट तरीके से किया जाने लगा और सरकार के अगेंस्ट करप्शन के लिए डिमांड की जाने लगी कि बिहार की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसे भी डिसॉल्व किया जाए। इसके अलावा एक और लीडर थे जो कि जिनका नाम जॉर्ज फर्नांडिस था। उन्होंने 3 दिन के लिए रेलवे स्ट्राइक की जिसमें रेलवे वर्कर्स के लिए बेटर सैलरी और बेटर वर्किंग की डिमांड की। इस जो प्रोटेस्ट है इसमें लगभग 17 लाख से भी ज़्यादा वर्कर्स ने भाग लिया। ये उस वक्त की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल प्रोटेस्ट मानी गई। कई नारे भी लगाए जाते थे जैसे जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का सिंहासन डोल रहा है। ऐसे कई नारे भी लगाए जा रहे थे और 1 साल गुजर जाता है पर इंदिरा गांधी नरम नहीं हुई। प्रेशर में आकर उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को तो डिसॉल्व कर दिया, गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसे डिसॉल्व कर दिया, पर बिहार में उन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। उनका यह मानना था कि प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी को हिला रही है। यह मूवमेंट फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल मूवमेंट है। ऐसे मूवमेंट चलते ही रहेंगे और 1975 में देश की स्थिति बद से बदतर हो गई थी।
उसी के कुछ समय बाद मार्च 1975 में इंदिरा गांधी को एक और झटका लगा, और वह भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से। एक्चुअली में पिछले 2 सालों से इंदिरा गांधी के ऊपर एक केस चलने लग रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यह केस एक सोशल इलेक्शन कैंडिडेट राज नारायण द्वारा लगाया गया था, जो कि इलेक्शन में खड़े हुए थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट। 1971 में सेम सीट से वो रायबरेली की सीट के लिए खड़े हुए थे, यूपी से। तो राज नारायण एक फ्रीडम फाइटर भी थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंदिरा गांधी के ऊपर जो केस लगा था उस वजह से जाना जाता है। तो राजनारायण ने इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने इलेक्शन की जो सीटें जीती हैं वह अनफेयर तरीके से जीती हैं, उन्होंने बैलेट पेपर पर हेरफेर किया है। उनके ऊपर कुल 14 केसेस लगाए गए, जिनमें से केवल 2 ही केस को साबित किया जा सका। तो उनका जो पहला केस जिसे साबित किया गया था वह यह था कि उन्होंने यूपी सरकार का इस्तेमाल करके बहुत ऊंचा सा स्टेज बनवाया था अपने भाषण के लिए। और दूसरा जो साबित किया गया केस वह यह था कि उनके इलेक्शन एजेंट जो जसपाल कपूर थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रहे थे इलेक्शन के दौरान भी। तो केवल इन 2 जो केसेस थे उनके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया था, और सिर्फ इन 2 क्राइम की वजह से कोर्ट ने इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को नल एंड वॉइड मान लिया और इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया गया। और न्यूज़पेपर्स में यह छप रहा था कि मानो किसी प्राइम मिनिस्टर को उसके पद से हटा दिया गया हो एक ट्रैफिक टिकट के हेरफेर की वजह से। मतलब इतना छोटा सा गुनाह और इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल रही है, ऐसा माना जा रहा था। उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े थे। तो यह जो डिसीज़न था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इस वजह से इंदिरा गांधी ने इस जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, और इसका अपोजिशन ने भरपूर फ़ायदा उठाया। वो रोड पर आ गए और डिमांड करने लगे कि करप्ट प्राइम मिनिस्टर को पद से हटाया जाए। मोरारजी देसाई ने भी एक मूवमेंट की शुरुआत की कांग्रेस के अगेंस्ट, जो कि डू और डाई थी। और इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो 12 जून 1975 को आया था। लेकिन 24 जून के बाद जो हुआ वह किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था। इंदिरा गांधी की अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई और जज ने कहा कि उनकी सारी प्रिविलेजेस को छीना जा सकता है और वे अगले 6 सालों तक वोट नहीं कर सकती हैं, इलेक्शन में खड़ी नहीं हो सकती हैं, लेकिन अगली हेयरिंग तक वो प्राइम मिनिस्टर बनी रहेंगे। मतलब उन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद से नहीं हटाया जा सकता है। कोर्ट के कहने के बाद सड़कों पर हल्ला मच गया। कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगे, कुछ अपोजिशन में कर रहे थे, कुछ उनके फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जो अगेंस्ट में रैली निकाली जा रही थी उसमें जेपी नारायण भी शामिल थे। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि वो बड़ी मात्रा में आकर प्रोटेस्ट करें। उन्होंने पुलिस से भी कहा कि वो सरकार की बात ना माने और उनके द्वारा जो भी ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको रिफ्यूज़ कर दें। तो यह एक प्रकार का सिविल डिसओबीडियंस था, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो इंडिया में इमरजेंसी लग सकती है, जो प्रेसिडेंट लगाता है, उसके 3 कारण हो सकते हैं। जैसा कि आपके आर्टिकल 352 में कहा भी गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो भी इमरजेंसी लगती है वो 3 कारणों की वजह से लग सकती है। पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो जो कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगी थी, क्योंकि जो जितने धरना प्रदर्शन और ये सब हो रहे थे वो अधिक मात्रा में हो गए थे। तो इस वजह से इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण ये प्रोटेस्ट हुआ था। तो उसके बाद 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी अपने कुछ मिनिस्टर से कंसल्ट करती हैं और उनकी एडवाइस पर एक रिटन नोट उस समय के प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली को भेजती हैं कि वह देश में इंटरनल रेबेलियन के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें, और वह ऐसा ही करते हैं। वे 25 जून की रात को कुछ ही घंटे के अंदर अंदर ढेरों अपोजिशन लीडर को अरेस्ट कर दिया जाता है। मोरारजी देसाई, जेपी नड्डा, LK आडवाणी और चरण सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। सरकार पावर सप्लाई बंद कर देती है, न्यूज़पेपर के ऑफिसों को दिल्ली में बंद करवा देती है ताकि अगले दिन न्यूज़पेपर पर कुछ भी ना छपे। और अगले दिन वो रेडियो पे आकर इंदिरा गांधी यह घोषणा करती हैं कि आपातकालीन लागू कर दिया गया है। तो इस इमरजेंसी का मेन कारण इंदिरा गांधी की सीट को नल एंड वाइड घोषित करना था, और जेपी नारायण ने जो नारे दिए थे वह इनका ट्रिगर पॉइंट बन गया, जिसकी वजह से इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। तो फिर इंदिरा गांधी के लिए एक्सक्यूज़ेस यह भी काम आया कि जिसकी वजह से वे जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि इमरजेंसी लगना बहुत ही ज़रूरी था। तो यही मेन पॉलिटिकल रीजंस थे जिस वजह से इमरजेंसी लगाई गई थी।
सो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई, इसके पीछे क्या सिचुएशन थी और ऐसे कौन से पॉलिटिकल गेम प्लान्स चल रहे थे जिस वजह से अचानक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, और कब कब इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है या इसके पहले कब इमरजेंसी लगी। ये सारे टॉपिक के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कंफ्यूजन हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।